उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। सोच लो, वैसे मैं जब चाहूँ ये कैप्सूल तुम्हारे हलक में ठोंस सकता हूँ। असल बात यह है कि मैं किसी औरत को मरते हुए नहीं देख सकता। कमज़ोर दिल का आदमी हूँ, इसलिए ये कैप्सूल वाली मौत मैंने तुम्हारे लिए मुंतखब की थी, क्योंकि कैप्सूल खाने के 10 मिनट बाद तुम्हारा जिस्म टुकड़ों में तब्दील होगा और मेरे यहाँ से जाने के लिए ये 10 मिनट काफ़ी हैं, वरना तो रिवॉल्वर की एक ही गोली तुम्हारे चेयरमैनशिप के खात्मे के लिए काफ़ी है। इमरान ने सर्द भरे लहजे में कहा, मुझे मत मारो प्लीज़, मुझे मत मारो। तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा, मुझे मत मारो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। लेडी एशले ने वाकई मिन्नतों पर उतर आई थी। ठीक है, उठकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हें साथ लेकर फायर रूम में जाना चाहता हूँ। इमरान ने कैप्सूल पीछे हटाते हुए कहा। फायर रूम में? मगर क्यों? लेडी एशले ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। ताकि मैं देख सकूं कि इलेक्ट्रॉन बम किस तरह ऑपरेट होते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, मैडम ने फौरन ही कहा, और इमरान उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक देखकर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि मैडम की आंखों में चमक क्यों उभरी है। मैडम का यकीनन ये ख्याल था कि यहाँ से बाहर निकलते ही उसके आदमी उससे बचा लेंगे, लेकिन अब उससे क्या मालूम था कि इमरान ने उसका बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। मैडम बेड से उठकर खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए, लेकिन फिर वो संभल गई। इमरान ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर वो दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए कमरे से बाहर आ गए। लेडी एशले कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही दाईं तरफ मुड़ने लगी, इमरान ने उससे बाजू पकड़कर बाईं तरफ मोड़ दिया और लेडी एशले लंगड़ाती हुई बाईं तरफ चल पड़ी। मुझे फायर रूम के रास्ते का इल्म है लेडी एशले, और तुम मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही हो। ऐसा ना हो कि मुझे यहीं बरामदे में ही बम कैप्सूल तुम्हारे हलक में उतारना पड़े। इमरान का लहजा खासा सर था। लेडी एशले ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से आगे बढ़ती रही। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद वो फायर रूम के दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद हैरत थी, क्योंकि इतना सफ़र करने के बावजूद सेंटर का एक भी आदमी उससे नजर ना आया था, बल्कि वो कमरे जहां इन लोगों को लाजमन मौजूद होना चाहिए था वो भी खाली पड़े हुए थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरा सेंटर खाली हो चुका है, लेकिन उसने कोई तबसरा न किया और खामोशी से फायर रूम के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। फायर रूम के दरवाजे के दरमियान शीशे का एक चौखटा था, बाकी दरवाजे स्पार्ट थे। मेरे हाथ खोलो ताकि मैं इसका लॉक खोल सकूं, लेडी एशले ने बड़े पुरसकून लहजे में कहा। हाँ, अब ट्रांसपोर्ट फ्यूज तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए तुम्हारे हाथों का बंधा रहना फजूल है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और आगे बढ़कर वो लेडी एशले के दोनों हाथ खोलने लगा। ये तुम्हारी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है मैडम, अगर तुमने जरा भी कोई गलत हरकत की तो फिर तुम्हारा मुआहदा खत्म। इमरान ने उसके बाद खोलते हुए कहा। तुम फिक्र ना करो, मैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करूंगी, लेडी एशले ने कहा, और हाथ बढ़ाकर उसने शीशे के ऊपर अपनी हथेली रख दी। हल्की सी खटाक की आवाज उभरी और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। मैडम ने कदम आगे बढ़ाए। इमरान उसके साथ चिपका हुआ था। कमरा खासा छोटा था और उसमें सिर्फ एक ही मशीन मौजूद थी। अंदर दाखिल होते ही मैडम यकलख्त बिजली की सी तेजी से घूमी और उसके साथ ही उसका मुक्का पूरी कुव्वत से इमरान के पेट पर पड़ा, लेकिन इमरान अपनी जगह से जरा भी ना हिला। बस इतनी ही ताकत है पावरलैंड के चेयरमैन में। तुम्हारी मुमलिकत का नाम अब पावरलैंड की जगह कुछ और रखना पड़ेगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैडम मुक्का मारकर तेजी से पीछे हटती गई। उसके चेहरे पर झुंझलाहट की बजाय तंजिया मुस्कुराहट थी। इमरान भी उसकी इस तंजिया मुस्कुराहट की वजह से तस्मी सोच रहा था कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके पेट में कोई धमाका सा हुआ हो। उसके साथ ही धमाके बढ़ने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर जबरदस्त बमबारी की जा रही हो। उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर भी उसकी अंगुलियों से खुद ब खुद फिसल कर नीचे जा गिरा और इमरान साकित तो जामिद खड़ा का खड़ा रह गया। उसका जिस्म कतन मफलूज और बेहिस हो चुका था। अब पता चला कि मैं वाकई ही पावरलैंड की चेयरमैन हूं, लेडी एशले ने आगे बढ़कर फर्श पर गिरा हुआ इमरान का रिवॉल्वर उठाते हुए कहा, और इमरान खामोश बुत बना खड़ा था। उसकी जबान भी हरकत करने से माजूर हो चुकी थी, अलबत्ता सिर्फ उसकी आंखें और पलकें हरकत कर रही थी। इस लिहाज से वो एक जिंदा बुत था। मैं पहले तुम्हारे दूसरे साथियों का पता लगा लूं। अगर तुम सेक्शन 4 से निकल आए हो तो फिर लाजिमन वो भी कहीं ना कहीं जरूर नमूदार हुए होंगे, लेडी एशले ने कहा, और मशीन की साइड पर पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और 3 नंबर प्रेस किए, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मैडम के चेहरे पर हैरत के आसार बढ़ते जा रहे थे। ये क्या हुआ? फ्रैंकलिन अटेंड क्यों नहीं कर रहा? लेडी एशले ने तेज लहजे में बड़बड़ाई और उसने कॉरिडोर दबाकर दूसरे नंबर प्रेस किए, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से खामोशी तारी रही। ओह, ये क्या हो गया? लेडी एशले ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। फिर वो तेजी से दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। इमरान उसी तरह बुत बना खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। ब्लैक रूम एक बड़ा सा
कमरा था जिसकी दीवारें बहुत मजबूत और ठोस थी और दीवारों के साथ कदीम जमाने के तशद्दुद के आलात लटके हुए थे। एक साइड पर एक चिपटी लेकिन ऊंची बॉक्स नुमा मशीन खड़ी थी जिसके सामने एक लोहे का बेंच पड़ा हुआ था। इस मशीन में से तारें निकलकर इस बेंच के नीचे गायब हो रही थी। कमरे का एक ही दरवाजा था जो बंद था। कमरे के स्पॉट फर्श पर इमरान के साथी लाशों की सूरत में एक कितार में पड़े हुए थे। अलबत्ता ऑर्डर इन पर मौजूद ना था, वो सेक्शन 4 के साथ ही खत्म हो चुका था। कमरे में खासी ज्यादा ठंडक थी, खासतौर पर फर्श तो बेहद ठंडा था और शायद फर्श की इस ठंडक करने ही इसे बेहोश कर देने वाली गैस के असरात को खत्म करने में हिस्सा लिया था, क्योंकि ब्लैक जीरो की आंखें खुद ब खुद खुल गई थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका जिस्म यख पानी के किसी टब में डूबा हुआ हो। वो चंद लम्हों तक तो बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, फिर उसका शऊर पूरी तरह जाग उठा तो वो एक झटके से उठ बैठा। जिस्म वाकई ही बेहद सर्द हो रहा था, लेकिन बहरहाल वो हरकत कर सकता था। ब्लैक जीरो ने इधर उधर देखा और फिर अपने साथियों को कितार की सूरत में बेहोश पड़े देखकर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसे समझ में ना आ रहा था कि वो सब यहाँ कैसे पहुंच गए, क्योंकि इमरान के कहने पर उसने जब पिंडली में फुट ट्रांसमिट फ्यूज को दबाया तो उसके जहन में यकलख तारीकी छा गई और उसे होश पहली बार यहाँ आया था। उसी लम्हे सफदर और तनवीर के जिस्मों में भी हरकत हुई और चंद लम्हों बाद वो दोनों भी उठकर बैठ गए। वो दोनों भी हैरत से इधर उधर देख रहे थे। टाइगर और कैप्टन शकील बदस्तूर बेहोश पड़े हुए थे। ये हम कहाँ आ गए? सफदर ने ब्लैक जीरो की तरफ देखते हुए कहा। इमरान हमारे साथ नहीं है, ना जाने वो कहाँ है। ब्लैक जीरो ने सफदर की बात का जवाब देने की बजाय इमरान की बात करते हुए कहा। ओह, वाकई ही इमरान नहीं है, सफदर ने इधर उधर देखते हुए कहा। मेरे ख्याल में टाइगर और कैप्टन शकील दोनों को होश में लाना पड़ेगा। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि खतरा करीब ही है, ब्लैक जीरो ने कहा और फिर वो तेजी से कैप्टन शकील की तरफ बढ़ गया। उसने इमरान वाला हरबा इस पर आजमाना शुरू कर दिया, नाक और मुंह बैक वक्त बंद कर दिए और फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील के जिस्म में वाकई ही हरकत पैदा होने लगी तो वो उससे छोड़कर टाइगर की तरफ बढ़ा गया। टाइगर भी थोड़ी देर बाद होश में आ गया। सफदर इस दौरान दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था और फौलाद का बना हुआ दरवाजा बेहद मजबूत था, उसे तोड़ा भी ना जा सकता था। अब क्या किया जाए? फौरन यहाँ से निकलना चाहिए, सफदर ने होंठ भींचते हुए कहा। लेकिन निकले कैसे? ये दरवाजा तो टूटने वाला नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। ठहरो, मैं एक तदबीर करता हूँ, अचानक कैप्टन शकील ने कहा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके करीब जाकर अकड़ों बैठ गया। उसका सर अब दोनों दरवाजे की तरफ निस्फ तक आ गया था। ये वही जगह थी जहां बाहर से लॉक नस्ब था। उसके आसार अंदर भी नजर आ रहे थे, लेकिन इस जगह पर एक फौलादी प्लेट अलहदा से नस्ब थी। कैप्टन शकील चंद लम्हे इस प्लेट और इसकी साइडों का जायजा लेता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक उभर आई। ये दरवाज़ा बड़ी आसानी से खोला जा सकता है, कैप्टन शकील ने उठते हुए कहा। वो कैसे? इसके पीछे खड़े हुए सारे साथियों ने हैरान होकर पूछा। मैंने इस मखसूस लॉक का सिस्टम समझ लिया है। ये एरोना सिस्टम का लॉक है जिसमें सिर्फ एक कमजोरी होती है। देखो ये कैसे खुलता है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर जिस जगह फौलादी प्लेट नस्ब थी उसकी मुखालिफ सिमत में दरवाजे के दूसरे हिस्से पर उसने जोर जोर से मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। बाकी साथी हैरत से उसकी ये कार्रवाई देख रहे थे। क्या तुम्हारे दिमाग में तो खलल तो नहीं आ गया शकील साहब? लॉक किधर है और तुम किधर मुक्के बरसा रहे हो? तनवीर से ना रहा क्या तो वो बोल पड़ा, लेकिन कैप्टन शकील ने उसकी बात का कोई जवाब देने के बजाय अपना अमल जारी रखा। वो मुसलसल दरवाजे पर मुक्के मार रहा था और फिर चंद लम्हों बाद अचानक खटाक की आवाज उभरी और कैप्टन शकील ने मुक्के बरसाने बंद कर दिए। लीजिए तनवीर साहब, दरवाजा खुल चुका है, कैप्टन शकील ने अपने हाथ को दूसरे हाथ से दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा। कमाल है, ये तो जादू है, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। बाकी साथियों के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात मौजूद थे। जादू नहीं तनवीर साहब, तकनीक है। एरोना सिस्टम में मेन लीवर एक रॉड होता है जो दरवाजे की दूसरी साइड पर एक हुकनुमा आले में पहुंचा होता है। अगर रॉड इस हुक से निकल जाए तो दरवाजा खुल जाता है। इस तकनीक का फायदा यह है कि इस तरह ये ताला किसी भी तार या मास्टर की से नहीं खोला जा सकता सिवाय इस तकनीक के। और तुमने देखा कि इसकी इस कमजोरी का इल्म हो तो दरवाजा कितनी आसानी से खुल जाता है, कैप्टन शकील ने वजाहत करते हुए कहा और सब मुस्कुरा दिए। कैप्टन शकील ने इस दौरान हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक राहदारी सी थी, वो कमरे से निकलकर राहदारी में आ गए। राहदारी खाली थी। अब किधर जाना है? तनवीर ने कहा। चल पड़ो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, सफदर ने कहा और वो सब सर हिलाते हुए एक तरफ को चल पड़े। राहदारी का मोड़ मुड़ते ही वो ठटक कर रुक गए, क्योंकि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक बड़ा हाल कमरा था जिसमें दीवारों के साथ मशीनें नस्ब थी, लेकिन अंदर कोई आदमी भी मौजूद नहीं था। मशीनें भी बंद थी। ये तो मेन कंट्रोल रूम लगता है, लेकिन यहाँ तो कोई आदमी नहीं है और ना कोई मशीन चल रही है। ये चक्कर क्या है? सफदर ने कहा और फिर वो हाल में दाखिल हो गया और थोड़ी देर बाद वो इसके पीछे बने हुए कमरे में पहुंच गए। ये कमरा भी खाली पड़ा हुआ था।
अरे ये मशीन गन, ये तो वही है जो हम सब के हाथों में थी। अचानक मेज पर पड़ी हुई मशीन गन पर नजरें पड़ते ही टाइगर बोल पड़ा, ओह ये तो इमरान की गन है। इसका दस्ता गहरे नीले रंग का है। हमारे वाली मशीन गनों के दस्ते का रंग नीला हल्का था। सफदर ने चौंकते हुए कहा और तनवीर ने आगे बढ़कर मशीन गन उठा ली। अभी वो कमरे का जायजा ले रहे थे कि यकलख्त मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और वो सब चौंक पड़े। रिसीवर ना उठाना, शायद यहाँ हमारी मौजूदगी की चेक की जा रही है, सफदर ने कहा और ब्लैक जीरो का रिसीवर की तरफ बढ़ता हुआ हाथ यकलख्त रुक गया। टेलीफोन की घंटी काफी देर तक बजती रही, फिर खामोश हो गई। दफ्तर की पोजीशन बता रही है कि यहाँ लोग काम करते रहे हैं, लेकिन ये सब आखिर चले कहाँ गए? कैप्टन शकील ने इधर उधर देखते हुए कहा, हमें मेन कंट्रोल रूम में चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम इस कमरे में फंस जाएं, सफदर ने कहा और फिर वो सब सर हिलाते हुए वापस मेन कंट्रोल रूम में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही वो सब मेन कंट्रोल रूम की बंद मशीनों का जायजा लेने लगे और फिर एक मशीन को गौर से देखते ही ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। ये विजन मशीन थी। ऐसी ही मशीन दानिश मंजिल में भी नस्ब थी और ब्लैक जीरो इस मशीन को आसानी से ऑपरेट कर सकता था। दरवाज़ा बंद करो, मैं विजन मशीन ऑपरेट करता हूँ, इससे पूरे हेडक्वार्टर के बारे में हमें इल्म हो जाएगा, ब्लैक जीरो ने ऊंची आवाज़ में कहा और टाइगर ने भागकर दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद वो इसकी साइड पे खड़ा हो गया क्योंकि दरवाजे को अंदर से लॉक करने का सिस्टम मौजूद ना था। ये तो कोई पचीदा मशीन है, तुम उसे ऑपरेट कैसे करोगे? ऐसा ना हो उल्टा ही चक्कर चल पड़े, तनवीर ने मशीन को देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है यही सोचकर एक्स2 ने मुझे इस मुहिम पर भेजा होगा। मैं मशीनरी को आसानी से ऑपरेट करना जानता हूँ, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साथ ही उसने बड़े एतमीनान भरे और माहिराना अंदाज में मशीन को ऑन करके ऑपरेट करना शुरू कर दिया और उसे इस तरह बिज़ाहिर इंतहाई पेचीदा मशीन को ऑपरेट करते देखकर सबने ही सर हिला दिया। अब उन्हें भी यकीन हो गया था कि मशीनरी को ऑपरेट करने के लिहाज से आमिर वाकई ही उससे ज़्यादा मालूमात का हामिल है। मशीन के दरमियान में मौजूद छोटी सी स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनासिर उभर रहे थे। ये मुख्तलिफ छोटे बड़े कमरों के मुनासिर थे, लेकिन ये सब कमरे इंसानों से खाली थे। कमाल है, यहाँ तो एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे अंदाज में कहा। सिवाय टाइगर के बाकी साथी भी अब इस मशीन के गिर्द जमा हो गए थे। वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे। मुख्तलिफ मनासिर बदलते रहे। ब्लैक जीरो मुसलसल मुख्तलिफ बटन प्रेस कर रहा था और ऑपरेटिंग नॉब को आहिस्तगी से घुमा रहा था कि अचानक ये मंजर स्क्रीन पर उभरा और वो सब बेइख्तियार उछल पड़े। इसमें तो एक आदमी मौजूद है, इन सब ने कहा और ब्लैक जीरो ने भी नॉब से भी इख्तियार हाथ हटा लिया और स्क्रीन पर मंजर ठहर गया था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बड़ी सी इकलौती मशीन मौजूद थी जिस पर मुख्तलिफ खाने बने हुए थे और हर खाने पर नंबर दर्ज थे और हर खाने में मुख्तलिफ रंगों के बल्ब थे। मशीनरी तो उन्हें अब तक बहुत से कमरों में नजर आई थी, इसलिए वो सब इस मशीन को देखकर ना उछले थे, बल्कि इस मशीन के साथ और गेट के करीब एक आदमी खड़ा था और चूंकि इंसानी शक्ल उन्हें पहली बार नजर आई थी इसलिए वो सब उसे देखकर चीख पड़े थे। ये तो कोई बुत है, हरकत ही नहीं कर रहा, सफदर ने कहा। नहीं, पलकें झपका रहा है और सांस भी ले रहा है, लेकिन बेहिस्सो हरकत है, ब्लैक जीरो ने कहा। अरे ठहरो, ये तो आई कोड है, मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया है, सफदर ने अचानक चीखते हुए कहा और वो सब हैरत से स्क्रीन को देखने लगे। इन सब की नजरें अब स्क्रीन पर नजर आने वाले नौजवान की आंखों पर जमी हुई थी जो खामोश खड़ा सिर्फ पलके झपका रहा था। पलके झपकने की रफ्तार मामूल से भी सुस्त थी, लेकिन इसके बावजूद पलके मुसलसल झपक रही थी। इमरान, ये इमरान है, उसने आई कोड में बताया है कि वो इमरान है, मेकअप में है, सफदर ने यकलख्त चीखते हुए कहा। हाँ ये इमरान है, तुमने सही समझा है। अचानक हॉल के कोने से एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई थी और वो सब बुरी तरह उछलकर इस कोने की तरफ मुड़े, लेकिन कोना खाली था। मैं लेडी एशले बोल रही हूँ, पावरलैंड की चेयरमैन। तुमने अपने लीडर इमरान की हालत देख ली है, वो मेरे लिए अब राख का ढेर बन चुका है। मैं जिस वक्त चाहूँ एक लम्हे में उसके जिस्म को रेस के रेज़े कर सकती हूँ। वो अब रह गए तुम, और तुम अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। लेडी एशले की करख्त और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई थी। टाइगर ने जल्दी से बंद दरवाजे को खोलना चाहा, लेकिन दरवाज़ा अब जाम हो चुका था। वो हमारा लीडर नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, अचानक ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में कहा। मुझे चक्कर देने की कोशिश ना करो, मैं सब समझती हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक तुम इसके साथ रहे हो और अब कह रहे हो कि वो तुम्हारा लीडर नहीं है, और अगर लीडर नहीं है तब भी तुम मुजरिम हो और सजाए मौत तुम्हारा मुकद्दर है। लेडी एशले की चीखती हुई आवाज़ सुनाई थी। सुनो लेडी एशले, जज्बात में आकर कोई कदम ना उठाओ, वरना हो सकता है कि तुम्हें पछताने का भी मौका ना मिले। तुम क्या समझ रही हो कि हम रेत की बोरियां हैं जिन पर तुम आसानी से निशानाबाजी कर सकती हो? ये तुम्हारा मेन कंट्रोल रूम है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और जैसे ही तुमने हम पर हमला किया मैं एक लम्हे में पूरा कंट्रोल रूम उड़ा दूंगा, और उसके बाद तुम जानती हो कि तुम्हारे सेंटर का क्या हशर होगा। ब्लैक जीरो ने इंतहाई तेज लहजे में कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे, लेडी एशले को, पावरलैंड की चेयरमैन को? तुम्हारी ये जुर्रत? तो फिर देखो पहले अपने लीडर इमरान का हशर, देखो वो किस तरह अपने अंजाम को पहुंचता है।
ताकि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो सके। लेडी एशले बुरी तरह चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उसके लहजे में शदीद गुस्सा था और उसके साथ ही ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई माइक ऑन किया जाता है। यह आवाज सुनते ही ब्लैक ज़ीरो बिजली की सी तेजी से एक और मशीन की तरफ दौड़ा। उसने जल्दी से इस मशीन के करीब पहुंचकर मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। यह मशीन लेडी एशले की आवाज़ सुनाई देते ही अपने काम करने लग गई थी और काम करते देखकर ब्लैक ज़ीरो इसकी साख्त और कारकर्दगी को जान गया था। यह मशीन ओवरहेड कंट्रोलिंग मशीन थी। यह मुख्तलिफ सिस्टम को ऑन करने वाली मशीन थी और ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ी से मुख्तलिफ बटन दबा दिए तो मशीन पर सुर्ख रंग का एक बल्ब तेज़ी से जल उठा। उसके साथ ही हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ ही कंट्रोल रूम का बंद दरवाज़ा खुलता चला गया। सब लोग इस दरवाजे के साथ उसे प्रेस करके खड़े हुए ताकि फिर ये बंद ना हो जाए। मैं लेडी एशले को ट्रेस करता हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने वापस विजन मशीन की तरफ दौड़ते हुए कहा और बाकी सब साथी दौड़कर खुले दरवाजे के सामने कितार की सूरत में पुश लगाकर खड़े हो गए। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी जल्दी मुख्तलिफ बटन दबाने शुरू कर दिए। मशीन की स्क्रीन पर एक बार फिर मंजर बदलने लगा और ब्लैक ज़ीरो की नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी और फिर एक झमाके से जैसे ही मंजर उभरा, ब्लैक ज़ीरो ने भी इख्तियार नॉब को घुमाने वाला अपना हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि स्क्रीन पर अब जो मंजर उभरा था उसमें एक औरत मौजूद थी जो अभी अभी इस कमरे में दाखिल हुई थी और तेजी से एक कोने में मौजूद बड़ी सी मशीन की तरफ बढ़ रही थी। मशीन के ऊपर स्याह रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ था। इस औरत ने एक झटके से गिलाफ इस मशीन से उतारकर एक तरफ फेंका, फिर वो मशीन के नीचे से एक स्टूल खींचकर इस पर बैठ गई और मशीन के साथ ही लिंक था। इस स्टूल की साख्त ऐसी थी जैसे कि तख्ता हो जिसका पहला हिस्सा स्टूल नुमा है, बल्कि ज़ीरो इस स्टूल को देखते ही चौंका और बिजली की सी तेजी से वो इसी कंट्रोलिंग मशीन की तरफ दौड़ पड़ा। सफदर, स्क्रीन पर देखो, जब स्टूल पर बैठी हुई औरत गिरे तो मुझे बताना, मैं एक कोशिश कर रहा हूं, दुआ करो कामयाब हो जाए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसने इंतहाई तेज रफ्तारी से ओवर हेड कंट्रोलिंग मशीन के निचले हिस्से में एक सुर्ख रंग का हैंडल बाहर को खींचा। उसके साथ ही उसकी साइड पे लगा हुआ एक बटन दबा दिया। मशीन में गूंज सी पैदा हुई और उसके साथ ही एक जोरदार धमाके से मेन कंट्रोल रूम को खुला दरवाजा यकलख्त बंद हो गया। इस दरवाजे के इस तरह बंद हो जाने से उसके सामने खड़े हुए साथी भी गेंदों की तरह उछलकर कमरे से बाहर जा गिरे। अब वहां सिर्फ सफदर और ब्लैक ज़ीरो रह गए थे। वो गिर गई है, अचानक मशीन के साथ टकरा कर गिर गई है। वो स्टूल मशीन के अंदर घुस गया है। वो फर्श पर पड़ी हुई उठने की कोशिश कर रही है। सफदर ने उसी लम्हे चीखते हुए कहा, काश ये कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए। ब्लैक ज़ीरो ने होठ काटते हुए कहा, नहीं, वो बेहोश नहीं हुई, वो उठ खड़ी हुई है और इसने स्टूल को खींचने की कोशिश कर रही है, सफदर ने चीख कर कहा। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए तेजी से दोबारा वही बटन प्रेस किया और साथ ही हैंडल को वापस अपनी जगह फिट कर दिया। दूसरी मशीन में पहले जैसी गूंज पैदा हुई। उसके साथ ही जोरदार धमाके से मेन कंट्रोल रूम का बंद होने वाला दरवाजा खुल गया। अरे अरे, वो फिर गिर गई है। मशीन में से वो स्टूल यकलख्त बाहर निकलकर उसे टकराया और इस बार हरकत नहीं कर रही, बेहोश हो गई है, सफदर ने चीखते हुए कहा। आओ, जल्दी आओ, अब उसे ढूंढना होगा, जल्दी आओ, ब्लैक ज़ीरो ने तेज लहजे में कहा और उछलकर खुलने वाले दरवाजे से बाहर निकल आया। सफदर भी दौड़ता हुआ उसके पीछे बाहर आ गया। उनके साथ ही बाहर राहदारी में मौजूद थे। वो पहले ही दरवाजा बंद हो जाने की वजह से बाहर आ चुके थे। आओ मेरे साथ, मेरा ख्याल है मैंने इस कमरे की साख्त को पहचान लिया है। इस इमारत के कोने वाला कमरा है, ब्लैक ज़ीरो ने बाहर निकलते ही कहा और फिर वो दाईं तरफ भाग गया। बाकी साथी भी उसके पीछे भाग पड़े। राहदारी के इख्तिताम पर एक पुतला सा दरवाज़ा मौजूद था। ये दरवाज़ा खुला हुआ था। वहाँ पहुँचते ही ब्लैक ज़ीरो ने एक तवील सांस लिया क्योंकि ये वही कमरा था जिसमें वो मशीन और उसके सामने फर्श पर पड़ी हुई लेडी एशले मौजूद थी। कमाल है मिस्टर आमिर, आपने तो वाकई ही हैरत अंगेज काम का मुजाहरा किया है, सफदर ने मुड़कर ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखते हुए कहा। बातें बाद में होंगी मिस्टर सफदर, पहले हमें इमरान को इस कैफियत से निकालना है, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे अंदरूनी तौर पर इसके दिल में लड्डू फूट रहे थे कि इसने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान पर अपना तासुर डाल दिया है, वरना उससे पहले वो यहाँ आकर सख्त बोरियत महसूस कर रहा था। सिवाय इमरान के साथ लटके रहने के और कोई काम ही ना हो रहा था। और ब्लैक ज़ीरो चूंकि बाहैसियत एक्स2 सब पर हुक्म चलाने और रहने का आदी हो चुका था, इसलिए वो आम मेंबर के तौर पर भी एक अजनबी के अपने आप को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। लेकिन इस थोड़े से वक्फे में इसका सारा मूड ही बदल गया था। ये किस्मत की बात थी कि उसका दाव चल गया। विजन मशीन दानिश मंजिल पर मौजूद थी, इसलिए उसे ऑपरेट करना तो उसके लिए कोई मसला ना था, लेकिन ओवरहेड कंट्रोलिंग मशीन को ऑपरेट करना ही उसके ख्याल के मुताबिक असल काम था। और ये वो इसलिए कर गुजरा था कि इमरान ने एक बार एक बैनुल-अक़वामी साइंसी नुमाइश के मुतल्लिक शाया-शुदा किताबचे में इस मशीन की कारकर्दगी पर उसे तफसीली लेक्चर दिया था। क्योंकि इमरान का ख्याल था कि दानिश मंजिल में इस मशीन को नस्ब किया जाए, लेकिन फिर बाद में उसने इसका ख्याल तर्क कर दिया क्योंकि इस मशीन की कारकर्दगी में एक अहम नुक्स ये था कि इसमें नस्ब कंप्यूटर एक आम कंप्यूटर पर मुक्स
محسوس کو ڈپنچ کرنے سے خود بخود چل پڑتا ہے۔ اس مشین کی ساخت اور اس طرح خود چل پڑنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ وہ مشین ہے۔ چنانچہ اس نے نہ صرف اسے آپریٹ کر لیا بلکہ اسے اپنے کنٹرول میں کر کے اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ باقی رہی کمرے کی تلاشی کی بات، تو یہ بڑی معمولی سی بات تھی، کیونکہ اسے اس مشن کی ساخت کے متعلق اتنا علم تھا کہ اس کے بیرونی آپریٹنگ رینج 100 گز سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر ہے لیڈی ایشلے جس کمرے میں تھی وہ اس کی رینج میں تھا، اس لیے مشین نے اس ٹول کو آپریٹ کر لیا، کیونکہ اس مشین میں خاصیت تھی کہ یہ متحرک فولادی چیزوں کو خود حرکت دیتی ہے، اور اس ٹول فولادی ہونے کے ساتھ ساتھ اس مشین کے ساتھ لنک تھا، اس لیے اس کی رینج میں آ گیا۔ اور پھر کمرے کی ساخت بتا رہی تھی کہ وہ کسی بلڈنگ کے کونے کا کمرہ ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ ہی مستطیل تھا۔ ایسے لمحے بڑی بلڈنگوں کے انتہائی کونے میں ہی ہو سکتے ہیں، اور مین کنٹرولنگ روم سے باہر نکلتے ہی بلیک زیرو نے دیکھ لیا تھا کہ دائیں طرف راہداری کا اختتام تھا، جبکہ بائیں طرف راہداری حد نظر تک چلی گئی تھی، اس لیے وہ دائیں طرف دوڑتا ہوا اس کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ لیڈی ایشلے مشین کے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اسٹول کے اچانک ضرب کھانے اور اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں اس قدر شدید پڑی تھی کہ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر ہونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے ہوش میں لے آیا جائے، اب یہ عمران کے پاس ہمیں خود لے چلے گی، صفدر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور تنویر نے یک لخت آگے بڑھ کر لیڈی ایشلے کو گردن سے پکڑ کر اونچا کیا اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ دوسرے لمحے لیڈی ایشلے کرہاتے ہوئے ہوش میں آ گئی۔ سنو لیڈی ایشلے، میں عورتوں پر رحم کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے ہمیں اس کمرے میں لے چلو جہاں عمران موجود ہے۔ تنویر نے لیڈی ایشلے کے ہوش میں آتے ہی گھرا کر کہا، اس کا لہجہ خاصا بھیانک تھا۔ اوہ، تو تم یہاں پہنچ گئے، لیڈی ایشلے نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ چیختی ہوئی اچھل کر ایک بار پھر پشت کے بل فرش پر گری۔ تنویر نے ایک اور زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، تنویر نے ایک بار پھر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ خود بری طرح چیختا ہوا پیچھے کھڑے ساتھیوں پر جا گرا۔ لیڈی ایشلے نے یک لخت پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھٹنا مار دیا تھا، اور پھر تنویر کے نیچے گرتے ہی لیڈی ایشلے یک لخت کسی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی دروازے سے باہر جا گری۔ مشین گن چونکہ تنویر کے کاندھے سے لٹکی ہوئی تھی، اس لیے اس پر مشین گن کا فائر بھی نہ کیا جا سکا۔ البتہ بلیک زیرو اور ٹائیگر دونوں جو تنویر سے ٹکرا کر گرنے سے بچ گئے تھے، دروازے کی طرف دوڑے، لیکن لیڈی ایشلے باہر گرتے ہی کسی گیند کی طرح اچھلی اور پھر انتہائی تیزی سے دوڑتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ رک جاؤ ورنہ، یک لخت بلیک زیرو نے چیختے ہوئے کہا، لیکن لیڈی ایشلے رکنے کی بجائے یک لخت تیزی سے مڑی اور مین کنٹرول روم کے کھلے دروازے میں داخل ہو گئی۔ بلیک زیرو اور ٹائیگر دونوں بھی اس کے پیچھے بے تحاشا دوڑے۔ کنٹرول روم میں پہنچے باقی ساتھی بھی اب باہر نکل کر ان کے پیچھے آ رہے تھے، لیکن مین کنٹرول روم خالی پڑا ہوا تھا۔ لیڈی ایشلے وہاں موجود نہ تھی۔ بلیک زیرو تیزی سے ملحقہ کمرے کی طرف دوڑا، لیکن یہ کمرہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ اس کے باتھ روم بھی چیک کر لیا گیا، لیکن لیڈی ایشلے غائب ہو چکی تھی۔ صفدر اور باقی ساتھی اسے الماریوں کے پیچھے تلاش کر ہی رہے تھے کہ یک لخت مین کنٹرول روم کا دروازہ ایک دھماکے سے بند ہو گیا، اور وہ سب یہ دھماکہ سنتے ہی تیزی سے پلٹے ہی تھے کہ اوور ہیڈ کنٹرول مشین کے ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ وہ سب بے اختیار لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ مشین کے پرزے پورے کنٹرول روم میں پھیل گئے۔ وہ سب چونکہ دروازے سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے مشین کے پھٹنے کے بعد اس کے پرزوں کی بارش کی زد میں آنے سے بچ گئے، ورنہ اس مشین کے چھوٹے چھوٹے پرزے گولیوں سے کم ثابت نہ ہوتے۔ تم شیطان صفت لوگ ہو، اب تم اس کنٹرول روم سے باہر نہیں نکل سکتے، اب میں تم سب کو تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ اچانک لیڈی ایشلے کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی، اور بلیک زیرو تیزی سے اٹھ کر ویژن مشین کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ اچانک ویژن مشین میں سے دھواں سا نکلنے لگا، اور صفدر نے جو بلیک زیرو کے قریب تھا اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا، اور دوسرے لمحے ویژن مشین بھی ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ گئی۔ اگر صفدر دھواں نکلتے دیکھ کر بلیک زیرو کو بروقت نہ پکڑ لیتا تو اس بار بلیک زیرو کی موت یقینی ہو جاتی، اور وہ یقیناً مشین پھٹنے کے وقت سے اس کے قریب پہنچتا، اور نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ اور پھر تو جیسے حال میں موجود ہر مشین میں سے دھواں نکلنے لگا۔ کمرے میں 2 مشینیں رہ گئی تھی۔ اس وقت اس نے کہا، کمرے میں دوڑو، کمرے میں سب مشینیں پھٹنے والی ہیں، صفدر نے چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے ملکہ کمرے کی طرف دوڑے۔ اسی لمحے مین کنٹرول ہال میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ خوفناک دھماکوں سے باری باری تمام مشینیں پھٹنے لگی، لیکن وہ چونکہ ملحقہ کمرے میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس لیے فضا میں مشین گن کو گولیوں کی طرح اڑتے ہوئے پرزوں کی زد سے بچے ہوئے تھے۔ یہ لیڈی ایشلے یقیناً پاگل ہو گئی ہے جو اس قدر قیمتی مشینری کو خود تباہ کر رہی ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پاگل ہو یا نہ ہو، البتہ اگر ہم زیادہ دیر یہاں رکے تو ہم ضرور پاگل ہو جائیں گے۔ لیڈی ایشلے اس کنٹرول روم سے کہیں گئی ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا یہیں ضرور ہوگا، صفدر نے تیز لہجے میں کہا۔ میں بتاتا ہوں، میں نے راستہ تلاش کر دیا ہے۔
अचानक टाइगर ने चीखते हुए कहा और बिजली की सी तेजी से कमरे के दरवाजे के करीब मौजूद अलमारी की तरफ दौड़ा। ये अलमारी सीधी नहीं है, इसका दरवाजे वाला हिस्सा आगे को है, यकीनन इसके पीछे वो रास्ता होगा, टाइगर ने अलमारी के करीब पहुंचते हुए कहा। ओह वाकई ये खासी वाज़े सी बात थी जिस पर अब तक किसी ने गौर नहीं किया था, इसलिए सब बेख्तियार टाइगर के पीछे अलमारी की तरफ दौड़ पड़े। टाइगर ने अलमारी के दरवाजे पर हिस्से को पकड़कर झटके से दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे वो सब बुरी तरह चौंक पड़े क्योंकि अलमारी का वो हिस्सा तेजी से बाएं तरफ को घूमा। उसके साथ उसकी पिछली दीवार का एक हिस्सा एक तरफ को सिमट गया। दूसरी तरफ सीढ़ियां उतरती साफ दिखाई दे रही थी। वो सब तेजी से इस खला को क्रॉस करते हुए सीढ़ियां उतरने लगे और अलमारी बाएं तरफ घूमकर तेजी से वापस अपनी जगह आने लगी, लेकिन टाइगर ने जोर लगाकर उसे वापस आने से रोक दिया और जब उसके सब साथी खला क्रॉस कर गए तो आखिर में इसने भी छलांग लगाई और खला क्रॉस करके सीढ़ियां उतर गया। अलमारी उसके पीछे खुद ब खुद वापस हुई और उसके साथ ही दीवार बराबर हो गई। सीढ़ियों का इख्तिताम एक छोटे से कमरे में हुआ। ओह ये लिफ्ट है, सफदर ने कहा। फिर उसने जल्दी से एक साइड पर लगे हुए स्विच बोर्ड पर मौजूद इकलौते बटन को दबा दिया। दूसरे लम्हे सर्र की तेज आवाज के साथ ही सीढ़ियों की तरफ से आने वाले दरवाजे पर फौलादी चादर गिरी। उसके साथ ही कमरा वाकई किसी लिफ्ट की तरह ऊपर चढ़ता गया और चंद लम्हों बाद ही उसकी हरकत रुक गई। उसके साथ ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वो तेजी से उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गए। ये एक राहदारी सी थी। हा हा हा, अब तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, इंतहाई अज़ाबनाक मौत। अचानक राहदारी के आखिरी सिरे पर एक कमरे में से लेडी एशले के कहके लगाती चीखती हुई आवाज सुनाई थी और सफदर ने हाथ उठाकर सबको मोहतात रहने का इशारा किया। तनवीर ने दांतों में होंठ दबाते हुए कांधे से मशीन गन उतार ली। लेडी एशले की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में सुर्खी सी छा गई, लेकिन सफदर ने यकलख्त हाथ बढ़ाकर उसकी मशीन गन की नाल को नीचे की तरफ झुकाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। अब वो सब बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। लेडी एशले की आवाज अब सुनाई ना दे रही थी, ना ही वो राहदारी में नमूदार हुई थी। वो सब बिल्ली की तरह मोहतात अंदाज में चलते हुए इस कमरे के दरवाजे तक पहुंचे जिसमें से लेडी एशले की आवाज सुनाई दी थी। सफदर ने जरा सा सर आगे बढ़ाकर अंदर झांका और फिर वो एक तवील सांस लेता हुआ आगे बढ़ गया। ये खासा बड़ा कमरा था जिसके दरमियान में एक बड़ी सी मेज के ऊपर एक मुस्ततील तर्ज की काफी बड़ी मशीन मौजूद थी, लेकिन कमरा खाली था। सफदर उछलकर कमरे में दाखिल हुआ और उसे इस तरह अंदर जाते देखकर उसके बाकी साथी भी अंदर दाखिल हो गए। ओह ये फिर गायब हो गई, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तुम इस मशीन को देखो आमिर, ये क्या चीज़ है? सफदर ने ब्लैक ज़ीरो से मुखातिब होकर कहा और ब्लैक ज़ीरो इस मशीन की तरफ बढ़ गया। ये तो डिस्ट्रक्शन मशीन है, तबाह करने वाली। ओह लेडी एशले ने इस मशीन के जरिए कंट्रोल रूम की मशीनरी को तबाह किया है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और फिर वो और ज्यादा आगे को झुक गया। मशीन चूंकि बिल्कुल नई थी इसलिए इस पर मौजूद इशाराती अल्फाज बाकायदा मौजूद थे और थोड़ी देर गौर करने के बाद ब्लैक ज़ीरो इस हद तक समझ गया था, मिस्टर सफदर ये वाकई ही डिस्ट्रक्शन मशीन है, एटॉमिक कंट्रोल से चलने वाली। इस सेंटर की तमाम मशीनरी इससे लिंक है, उसके जरिए जिस मशीन को चाहो तबाह किया जा सकता है। ये देखो ये मेन कंट्रोल रूम का सेक्शन है और ये दूसरे बेशुमार सेक्शन हैं। ये साइड पर बल्ब कैसे जल बुझ रहा है? टाइगर ने कहा और ब्लैक ज़ीरो इस पर झुक गया। ओह ये हीलियम गैस फायर है। ओ लेडी एशले ने मेन कंट्रोल रूम में हीलियम गैस फायर किया है, इसलिए वो अज़ाबनाक मौत का जिक्र कर रही थी। ब्लैक ज़ीरो ने सीधे होते हुए कहा हीलियम गैस क्या होती है? कैप्टन शकील ने पूछा। इस गैस के शिकार की हड्डियां नरम होकर मुड़ती तड़ती रहती हैं और ये अमल कई घंटों तक जारी रहता है। इस तरह जिस्म की एक एक हड्डी आहिस्ता आहिस्ता टूटकर रेजा रेजा हो जाती है और इंसानी गोश्त का एक लोथड़ा सा बन जाता है। वाकई एक इबरतनाक और खौफनाक मौत होती है। अगर हम हर वक्त वहां से निकल आने में कामयाब ना हो जाते तो इस वक्त हमारा यही हशर हो रहा होता, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और सारे मेंबर्स के जिस्मों में सर्दी की सी तेज लहरें दौड़ने लगी। वो वाकई इस खौफनाक मौत से बाल बाल बचे थे। अब यहाँ खड़े होकर बातें करने का क्या फायदा? हम लेडी एशले को तलाश करना चाहिए। मेन कंट्रोल रूम की तरह यहाँ भी कोई और रास्ता होगा, कैप्टन शकील ने कहा, लेकिन वो खुले दरवाजे की बजाय इस रास्ते से क्यों गई है? टाइगर ने कहा खुले दरवाजे वाला रास्ता सिवाय मेन कंट्रोल रूम के और कहीं नहीं जा सकता। फिर वो इधर क्यों आती? मुझे यकीन है वो हमारी तरफ से मुतमईन होने के बाद अब इमरान की तरफ गई होगी, सफदर ने कहा। रास्ता इस मशीन के जरिए ही खुलता होगा, कैप्टन शकील ने कहा और इस लम्हे ब्लैक ज़ीरो ने एक बटन दबा दिया क्योंकि इस बटन के ऊपर ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ था जिसका मतलब है बाहर जाने का रास्ता। बटन प्रेस होते ही वाकई पिछली दीवार से एक खला पैदा हो गया। दूसरी तरफ एक और राहदारी थी। वो सब तेजी से इस राहदारी में पहुंच गए। वो राहदारी में आगे बढ़ रहे थे लेकिन लेडी एशले या इमरान कहीं नजर ना आ रहा था। राहदारियां मुड़कर आगे
भूल भुलैया तर्ज की इमारत थी, लेकिन इस इमारत में और कोई आदमी मौजूद ना था। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वाकई किसी भूतों के मस्कन में आ गए हों। मेरे ख्याल में इस तरह भटकने का कोई फायदा नहीं, हमें कोई लाया अमल सोचना चाहिए, अचानक ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक लाया अमल है, किसी कमरे से बाहर खड़े होकर इसके अंदर मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दो। मुझे यकीन है साइंसी तौर पर सेट निज़ाम लेडी एशले को इसकी इत्तला ज़रूर कर देगा, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। नहीं, इस तरह वो ना सिर्फ चौंक पड़ेगी बल्कि हो सकता है हम बेखबरी में वाकई ही इस पर मारे जाएं। कोई और तरीका सोचना होगा, कैप्टन शकील ने सफदर की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा। फिर और तो कोई सूरत नहीं सिवाय इसके चलते रहो और तलाश करते रहो, कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाएगी, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन अभी सफदर का फिक्रा मुकम्मल हुआ था कि अचानक उन्हें करीब ही एक कमरे के अंदर से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई थी और वो सब तेज़ी से इस कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरा खाली पड़ा हुआ था, अलबत्ता उसके अंदर मौजूद टेलीफोन की घंटी बज रही थी। सफदर ने जल्दी से आगे बढ़कर आहिस्ता से रिसीवर उठा लिया। हेलो फ्रैंकलिन कॉलिंग मैडम। रिसीवर उठाते ही एक तेज आवाज़ सुनाई दी। यस मैडम अटेंडिंग यू। सफदर अभी बोलने या न बोलने के मुतालिक सोच ही रहा था कि लेडी एशले की आवाज़ सुनाई थी और सफदर भी इख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उससे ज़रा भी तवक्को ना थी कि लेडी एशले ने भी रिसीवर उठाया होगा। मैडम, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सब अफराद समेत लाडीम सेंटर पहुंच गया हूं और अब आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था, फ्रैंकलिन की आवाज़ सुनाई थी। ओह, तो तुम लाडीम सेंटर पहुंच गए हो, लेकिन क्यों? मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। Like, comment, share, press the bell icon